वेलकम टू आवर चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें। आप देख सकते हैं कि इस परफेक्शन आईएएस के द्वारा 68 बीपीएससी के लिए इसमें आपको संविधान से संबंधित क्वेश्चन कराए गए हैं। लगभग 50 क्वेश्चन कराए गए हैं। अगर आप संविधान को अच्छे से पढ़ें तो इस वीडियो को पूरा देखें और क्वेश्चन को बनाएं कि 50 में से आप कितना क्वेश्चन बना पाते हैं, क्योंकि बीपीएससी में लगभग 10 क्वेश्चन संविधान से पूछे जाते हैं। चलिए अब हम लोग क्वेश्चन देखते हैं, और जो भी लोग चैनल पर नए हैं चैनल जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। चलिए देखते हैं पहला क्वेश्चन क्या करा कि भारत सरकार की प्रथमता सारणी में भारत के मुख्य न्यायाधीश के ऊपर कौन आता है। यानी जो वरीयता क्रम होता है, वरीयता क्रम में इसमें जो ऑप्शन दिया हुआ है भारत के जो मुख्य न्यायाधीश है उनसे ऊपर कौन आता है। तो वरीयता क्रम में इससे ऊपर जो आता है वो भूतपूर्व जो राष्ट्रपति होते हैं यही आता है। वरीयता क्रम में देख लेते हैं पहले नंबर पर कौन आता है। तो पहले नंबर पर राष्ट्रपति आते हैं। कौन आते हैं? पहले नंबर पर राष्ट्रपति आते हैं। दूसरे नंबर पर जो होते हैं उपराष्ट्रपति आते हैं। तीसरे नंबर पर हमारे प्रधानमंत्री आते हैं। चौथे नंबर पर जिस राज्य में कोई कार्यक्रम हो रहा है उस राज्य के राज्यपाल आते हैं। कौन? राज्यपाल। पाँचवें नंबर पर कौन आते हैं? तो पाँचवें नंबर पर भूतपूर्व राष्ट्रपति। कौन? भूतपूर्व राष्ट्रपति पाँचवें नंबर पर आते हैं। और 5 का एक क होता है जिसमें जो उप प्रधानमंत्री आते हैं। कौन? उप प्रधानमंत्री। और उसके बाद 6वें नंबर पर आते हैं भारत के मुख्य न्यायाधीश। ठीक है, चलिए अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है कि 1935 के भारत शासन अधिनियम द्वारा स्थापित संघ में अपशिष्ट शक्तियों किसके हाथों में दिया गया था। यानी किसके हाथ में जो अपशिष्ट शक्ति था वो किसको दिया गया था। तो याद रखिएगा 1935 का भारत शासन अधिनियम के तहत संघ में जो अवशिष्ट शक्तियाँ था, अवशिष्ट शक्तियाँ वो गवर्नर जनरल के पास था। किसके पास था? गवर्नर जनरल। राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? वो ऑप्शन सी। अगला क्वेश्चन देखते हैं कि भारतीय सचिव का पद निम्नलिखित में से किसके द्वारा बनाया गया। भारतीय सचिव का पद यहाँ पे बोल रहा है कि निम्नलिखित में से किसके द्वारा बनाया गया है। तो याद रखिएगा जो सचिव का पद बना है वो 1858 के भारत शासन अधिनियम के तहत बनाएगा। 1858 के भारत शासन अधिनियम। राइट आंसर ऑप्शन सी। अगला क्वेश्चन देखते हैं कि भारत में संविधान दिवस कब मनाया जाता है। तो संविधान दिवस कब मनाया जाता है बाबू? तो याद रखिएगा संविधान दिवस 26 नवंबर को। क्यों मनाया जाता है? क्योंकि 26 नवंबर 1949 को भारतीय संविधान सभा द्वारा संविधान को अपनाया गया था, इसलिए 26 नवंबर को ही संविधान दिवस मनाते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं कि निम्नलिखित में से किसने संविधान सभा को हिंदुओं का निकाय कहा था। यानी किसने कहा था संविधान सभा को हिंदुओं का निकाय है। तो ये बात कहा था लॉर्ड विंसकाउंट ने। कौन? लॉर्ड विंसकाउंट ने। क्यों कहा था? क्योंकि भारतीय संविधान की रचना इसलिए किया था क्योंकि जो संविधान सभा इस बना रही थी उसमें हिंदुओं का निकाय इसलिए कहा था क्योंकि यहाँ हिंदुत्व की प्रभुत्ता थी, यानी हिंदू ज़्यादा थे, इसलिए ये विंसकाउंट जो था वो संविधान सभा को हिंदुओं का निकाय कहा था। अगला क्वेश्चन देखते हैं कि निम्नलिखित में से कौन सा अवयव संविधान के मूल संरचना के तत्व है। संविधान के मूल संरचना के तत्व हैं ये बोल रहा है। तो न्यायिक समीक्षा ये तो है, स्वतंत्रता और निष्पक्ष चुनाव ये भी है, और उच्च न्यायालय द्वारा रीट जारी करने की शक्ति ये भी है, और व्यक्ति की स्वतंत्रता और गरिमा। यहाँ चारों जो दिया गया है ये संविधान के मूल संरचना के तत्व हैं। तो राइट आंसर जो हो जाएगा वो ऑप्शन ई होगा। क्या होगा? ऑप्शन ई। अगला क्वेश्चन देखते हैं कि भारतीय संविधान सभा का गठन किसके आधार पर किया गया है। तो जो भारतीय संविधान सभा है इसका गठन किसके आधार पर किया गया है। तो याद रखिएगा किसके आधार पर किया गया है। तो कैबिनेट मिशन के। किसके बाबू? कैबिनेट मिशन द्वारा सुझाए गए प्रस्तावों के अंतर्गत ही नवंबर 1946 में संविधान सभा का गठन किया गया था, और भारतीय संविधान सभा के गठन का विचार सबसे पहले M.N. राय द्वारा 1934 में रखा गया था। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन दिया हुआ है कि निम्नलिखित में से कौन संविधान सभा का अस्थायी अध्यक्ष था। अस्थायी का बात नहीं कर रहा है, अस्थायी अध्यक्ष संविधान सभा का कौन था इनके बारे में क्वेश्चन है। तो संविधान सभा का जो अस्थायी अध्यक्ष थे बाबू वो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। कौन? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन सी। संविधान सभा की जो प्रथम बैठक हुआ था वो 9 दिसंबर 1946 को हुआ था, और प्रथम अधिवेशन में जानते हैं अस्थायी अध्यक्ष चुने गए थे सचिदानंद सिन्हा। ठीक है, और 11 दिसंबर को जो बैठक हुआ उस समय अस्थायी अध्यक्ष चुना गया, और अस्थायी अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को चुना गया था। ठीक है, अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं कि निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता ब्रिटिश संविधान से भारत के संविधान में लिया गया है। यानी ब्रिटिश संविधान से भारत के संविधान में इनमें से कौन सी विशेषता लिया गया इसके बारे में बताना है। तो याद रखिएगा इसमें से आपको ऑप्शन ई हो जाएगा। क्यों हो जाएगा हम बताते हैं। तो विधि का शासन हम लोग ब्रिटेन से ही लिए हैं, विधि का निर्माण वहीं से लिए हैं, और संसदीय व्यवस्था यहीं से लिया है। यहाँ 3 ऑप्शन दिख रहा है, इसलिए राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन ई हो जाएगा। ब्रिटेन के संविधान से हम लोग क्या क्या लिए हैं जान सकते हैं हम लोग। तो ब्रिटेन के संविधान से हम लोग क्या लिए हैं? तो संसद साधन की पद्धति लिए हैं, विधि का शासन लिए हैं, मंत्रिमंडल प्रणाली लिए हैं, एकल नागरिकता, द्विसदन प्रणाली, विधायी प्रक्रिया, और संसदीय विशेषाधिकार और परमाधिकार लेख। कहाँ से लिए हैं? ये सारी चीज़ हम लोग ब्रिटेन के संविधान से लिए हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं
कि भारतीय संविधान में की प्रस्तावना संशोधित संस्करण है। तो भारतीय संविधान का जो प्रस्तावना है वो संशोधित किसका संस्करण है ये बोल रहा है। तो याद रखिएगा उद्देश्य प्रस्ताव का, किसका उद्देश्य प्रस्ताव। राइट आंसर कौन सा हो जाएगा, वो हो जाएगा ऑप्शन सी, ऑप्शन सी हो जाएगा। ठीक है, पंडित जवाहरलाल नेहरू द्वारा संविधान सभा में 13 दिसंबर 1946 को उद्देश्य प्रस्ताव को प्रस्तुत किया गया था। ठीक है, अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है। असत्य यानी गलत कथन का बात कर रहा है। देखते हैं दिया 1960 में बम्बई से अलग होकर महाराष्ट्र और गुजरात बनाए गए थे, ये बात तो सही दिया हुआ है। मणिपुर से अलग करके 1972 में मेघालय राज्य बनाया गया था, ये बात गलत दिया हुआ है। क्या दिया हुआ है, ये बात गलत दिया हुआ है, क्योंकि मणिपुर और त्रिपुरा राज्य 1972 में अस्तित्व में आया था। ठीक है, और असम से अलग करके 1972 में मेघालय बना था। ठीक है, तो राइट आंसर कौन सा हो जाएगा, वो ऑप्शन बी होगा। कौन, ऑप्शन बी, क्योंकि असत्य कथन का बात कर रहा है, क्योंकि मेघालय जो है वो असम से 1972 में ही अलग हुआ था, न कि मणिपुर से। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है, अगला क्वेश्चन दिया कि देशी रियासतों का एकीकरण में सरदार पटेल के अलावा निम्न में से किन दो व्यक्तियों की प्रमुख भूमिका थी। तो देखो देशी रियासत का एकीकरण करने में सरदार पटेल और वीपी मेनन दिया हुआ है। वीपी मेनन तो थे ही, एक और व्यक्ति जो था लॉर्ड माउंटबेटन हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे दो लोग जो थे प्रमुख भूमिका निभाए थे, तो इसलिए राइट आंसर जो हो जाएगा वो ऑप्शन ई होगा। क्या होगा, ऑप्शन ई। अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, कह रहा है कि नागरिकता अधिनियम 1955 के अंतर्गत निम्नलिखित में से कौन सी रीति नागरिकता प्राप्त करने की रीति नहीं है। कौन सी नहीं है ये बात कर रहा है। तो याद रखिएगा यहाँ पे वंशानुगत हो जाएगा, पंजीकरण हो जाएगा, राज्य क्षेत्र का सम्मिलित होना ये भी हो जाएगा। विदेशी नागरिकता, ये दोहरी नागरिकता की ये व्यवस्था तो है ही नहीं। तो राइट आंसर जो हो जाएगा वो ऑप्शन डी होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं कि किस वाद में यह निर्धारित किया गया कि वाक और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, चुप रहने की स्वतंत्रता भी शामिल है। तो याद रखिएगा ये किस में बोला गया था, तो याद रखिएगा इमैनुअल बनाम केरल। कब, इमैनुअल बनाम केरल में ये बात बोला गया था। तो राइट आंसर कौन सा हो जाएगा, वो ऑप्शन डी। अगला क्वेश्चन देखते हैं कि 6 से 14 वर्ष के बच्चों के अनिवार्य व निःशुल्क शिक्षा की अवधि का दायित्व को किस संविधान संशोधन द्वारा मौलिक अधिकार से जोड़ा गया था। तो 6 से जो 14 वर्ष के बच्चे होते हैं इनको निःशुल्क शिक्षा का अधिकार दिया गया था, और बोला किस संविधान संशोधन के तहत इसको मूल अधिकार बनाया गया था। तो याद रखिएगा वो संविधान संशोधन था 86वां संविधान संशोधन 2002 के तहत मूल अधिकार में जोड़कर आर्टिकल 21 के ए में जोड़ा गया था। ठीक है, तो राइट आंसर ऑप्शन सी। अगला क्वेश्चन देखते हैं कि भारत के संविधान का कौन सा अनुच्छेद अल्पसंख्यक वर्गों को शैक्षणिक संस्था स्थापित करने और संचालित करने का अधिकार उपलब्ध कराता है। तो जो भारत का संविधान है उसका अनुच्छेद बोल रहा है कि कौन से अनुच्छेद में जो अल्पसंख्यक हैं उनको शैक्षिक संस्था खोलने का और संचालन करने का अधिकार देता है। तो याद रखिएगा वो अनुच्छेद 30 में, किसने, अनुच्छेद 30 के तहत जो अल्पसंख्यक है वो अपने पसंद का शिक्षा संस्था खोल सकते हैं और सरकार भी उनको मदद करेगी। अगला क्वेश्चन देखते हैं कि कौन सा समादेश किसी अवैध व्यक्ति के सरकारी पद को बचाने के लिए जारी किया जाता है। तो कौन सा समादेश बोल रहा है किसी अवैध व्यक्ति से सरकारी पद बचाने के लिए किया जाता है। तो याद रखिएगा ये आपको अधिकार परीक्षा, क्या बाबू, अधिकार परीक्षा या रीट का बात कर रहा है, यानी कौन सा ऐसा रीट है जो अवैध व्यक्ति से सरकारी पद बचाने के लिए किया जाता है। तो वो हो जाएगा अधिकार परीक्षा। क्या हो जाएगा, अधिकार परीक्षा। राइट आंसर कौन सा हो जाएगा, वो हो जाएगा ऑप्शन सी, डी। अगला क्वेश्चन देखते हैं कि भारत के संविधान में अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा की अभिवृद्धि का उल्लेख कहाँ उल्लेख है। तो भारतीय संविधान में अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा की अभिवृद्धि का कहाँ पे उल्लेख किया गया है। तो याद रखिएगा ये आपको राज्य के नीति निर्देशक तत्व में, कहाँ पे, राज्य के नीति निर्देशक तत्व में अनुच्छेद बोलेगा तो अनुच्छेद 51 में ये बात बोला गया है। तो राइट आंसर कौन सा हो जाएगा, राइट आंसर ऑप्शन बी होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं कि 42वां संविधान संशोधन द्वारा किस अनुच्छेद के माध्यम से श्रमिकों के प्रबंधन की भागीदारी सुनिश्चित की गई है। तो 42वां संविधान संशोधन के तहत श्रमिकों के प्रबंधन की भागीदारी जो किया गया है वो अनुच्छेद 43 के क में, कहाँ पे, 43 के क। राइट आंसर कौन सा हो जाएगा, वो ऑप्शन डी। अगला क्वेश्चन देखते हैं कि भारतीय संविधान में निम्नलिखित में से किस समिति की सिफारिश पर 4 का ए मूल्य कर्तव्य को शामिल किया गया है। तो यहाँ पे समिति का बात कर रहा है। तो याद रखिएगा सरदार स्वंत सिंह समिति की सिफारिश पर ही भाग 4 का ए में 51 का ए अनुच्छेद बोलेगा तो 51 का ए में मूल कर्तव्य को शामिल किया गया था। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है कि निम्नलिखित में से कौन सा भारत के राष्ट्रपति के निर्वाचन मंडल में का तो भाग है किंतु महाभियोग अधिकार का भाग नहीं है। यानी अगर राष्ट्रपति का निर्वाचन होता है उसमें तो भाग लेता है, लेकिन अगर राष्ट्रपति पर महाभियोग लगेगा तो उस महाभियोग में वो भाग नहीं लेगा। इसमें से बोल रहा है कि कौन सा है। यहाँ पे दिया हुआ है लोकसभा, राज्यसभा ये तो लेता है,
फिर देखो राज्य की विधान परिषद तो भाग लेती ही नहीं है। राज्य का जो विधानसभा है वो तो देखो निर्वाचन मंडल में भाग लेती है, लेकिन राष्ट्रपति का महाभियोग पर भाग नहीं लेती है। तो राइट आंसर जो हो जाएगा वो ऑप्शन डी होगा। कौन? ऑप्शन डी। अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में से किसे या किसी भौगोलिक क्षेत्र को अनुसूचित क्षेत्र घोषित करने का संवैधानिक अधिकार किसके पास होता है? तो याद रखिएगा ये अधिकार जो होता है राष्ट्रपति के पास। किसके पास बाबू? राष्ट्रपति। राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? वो ऑप्शन डी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी। ये भाग 10 में आर्टिकल बोलेगा 244 में दिया गया है, अनुसूचित तथा जनजाति क्षेत्र को प्रशासन के विषय में उपबंध किया गया है। ठीक है, और यह अधिकार राष्ट्रपति को दिया गया है। अगला क्वेश्चन देखते हैं कि अध्यादेश जारी करने का अधिकार राष्ट्रपति को कौन सा अधिकार है? तो जो अध्यादेश जारी करते हैं राष्ट्रपति, आर्टिकल बोलेगा तो आर्टिकल 123 के तहत अध्यादेश जारी करते हैं। और ये राष्ट्रपति का कौन सा अधिकार है? तो ये एक विधायी अधिकार है। क्या है बाबू? राष्ट्रपति का जो अध्यादेश जारी करने का अधिकार है वो एक विधायी शक्ति है। क्या है बाबू? विधायी शक्ति। अगला क्वेश्चन देखते हैं कि भारत के राष्ट्रपति और तथा उपराष्ट्रपति के निर्वाचन से जुड़े सभी विवादों की जांच और निर्णय किसके द्वारा किया जाता है? तो याद रखिएगा आर्टिकल 71 में बोला गया है कि उपराष्ट्रपति और राष्ट्रपति के निर्वाचन में कोई भी अगर गड़बड़ होता है तो उसकी जो जांच करेगा वो सर्वोच्च न्यायालय करती है। कौन? सर्वोच्च न्यायालय। राइट आंसर जो हो जाएगा वो ऑप्शन बी होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं कि निम्नलिखित में से कौन राष्ट्रपति के पश्चात पद पर्यंत अपने पद का धारण करते हैं? यानी राष्ट्रपति उनको जब चाहेंगे हटा देंगे, वही होता है पश्चात पर्यंत। बोला है कि कौन आदमी इसमें से जो है वो पश्चात पर्यंत रहे राष्ट्रपति का पद धारण करता है? तो याद रखिएगा इनमें से जो अटॉर्नी जनरल होते हैं, अटॉर्नी जनरल जिनकी चर्चा आर्टिकल 76 में है, ये राष्ट्रपति के पश्चात पर्यंत ही पद को धारण करते हैं। तो राइट आंसर जो हो जाएगा वो ऑप्शन डी होगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं कि भारतीय संविधान के निम्नलिखित में से किस एक संशोधन द्वारा राष्ट्रपति को कोई भी मामला मंत्रिपरिषद द्वारा पुनर्विचार किए जाने के लिए वापस भेजने का अधिकार दिया गया है? क्या बोला है कि भारतीय संविधान के निम्नलिखित में से किस एक संशोधन द्वारा जो राष्ट्रपति हैं उसको कोई भी मामला पर मंत्रिपरिषद के पुनर्विचार के लिए भेजने की अधिकार उनको दिया गया है? तो याद रखिएगा वो आपको दिया गया था 44वां संविधान संशोधन 1978 के तहत। कब? 44वां संविधान संशोधन 1978। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किस एक के अध्यक्षता ऐसे व्यक्ति द्वारा होती है जो उसका सदस्य नहीं होता है? तो बहुत आसान क्वेश्चन है। कौन करते हैं बाबू? तो याद रखिएगा जो राज्यसभा के सभापति होते हैं वो देश के उपराष्ट्रपति होते हैं और जो उस सभा के सदन भी नहीं होते हैं। तो राइट आंसर जो हो जाएगा वो ऑप्शन सी होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन कर रहा है कि उपराष्ट्रपति के पद रिक्त होने पर कितने दिनों के भीतर चुनाव कराना का प्रावधान किया गया है? तो उपराष्ट्रपति का अगर पद खाली है तो कितने दिन बाबू? तो इसमें कोई सीमा नियत नहीं है। ठीक है, उपराष्ट्रपति के बारे में चुनाव की प्रक्रिया में कोई सीमा तय नहीं किया गया है। तो राइट आंसर जो हो जाएगा वो ऑप्शन डी होगा। अगला क्वेश्चन है कि भारत का महान्यायाधीश। तो भारत का महान्यायाधीश क्या है? तो भारत का महान्यायाधीश दिया हुआ है कि लोकसभा की कार्यवाही में भाग ले सकता है? जी ले सकता है। लोकसभा के किसी समिति का सदस्य हो सकता है? नहीं, ऐसा नहीं है। लोकसभा में बोल सकता है? जी बोल सकता है। जब दो ऑप्शन दे दिया गया है तो राइट मार दीजिएगा ऑप्शन ई। ठीक है, अगला क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन दिया कि निम्नलिखित में से कौन सा पद संवैधानिक नहीं है? संवैधानिक कौन सा पद नहीं है का बात कर रहा है। तो याद रखिएगा इनमें से जो कौन सा पद हो जाएगा वो सॉलिसिटर जनरल जो है, सॉलिसिटर जनरल जो हो जाएगा वो आपको संवैधानिक पद नहीं है। क्यों? क्योंकि देखो महान्यायाधीश की चर्चा आर्टिकल 76 में दिया गया है, महाधिवक्ता 165 में दिया गया है और सीएजी के बारे में 148 में चर्चा है। सॉलिसिटर जनरल के बारे में नहीं है। तो राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं कि राज्यपाल का स्वविवेक संबंधित शक्तियों का संबंध किन अनुच्छेद से है? तो याद रखिएगा यहाँ अनुच्छेद पूछ रहा है तो अनुच्छेद जो हो जाएगा वो अनुच्छेद है 239 के 2। 239 के 2 राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? सॉरी 239 का 2 नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पे क्या बात कर रहा है, यहाँ पे आपको दिया हुआ है कि स्वविवेक संबंधित शक्ति का अनुच्छेद किस में दिया गया? या विधानमंडल ये होता है राष्ट्रपति की स्वीकृति देता है, स्वीकृति रोक सकते हैं। तो स्वविवेक इसमें अनुच्छेद कोई नहीं होगा। तो राइट आंसर इसका जो हो जाएगा वो ऑप्शन ई हो जाएगा। कौन? ऑप्शन ई। राइट आंसर कौन सा? ऑप्शन ई। अगला क्वेश्चन देखते हैं कि भारतीय न्यायिक व्यवस्था में जब जनहित याचिका की शुरुआत हुई उस समय भारत का प्रधान न्यायाधीश यानी पीआईएल का बात करें, जनहित याचिका पीआईएल को बोलता है, ये 1984 में चालू हुआ था। 1984 नहीं, 1986 में। बोल रहा है कि उस समय जो प्रधान न्यायाधीश थे वो कौन थे? तो वो पीएन भगवती थे। कौन थे बाबू? पीएन भगवती। राइट आंसर जो हो जाएगा वो ऑप्शन डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं कि भारत के सर्वोच्च न्यायालय में न्यायाधीशों की संख्या में वृद्धि करने
का शक्ति किस में निहित होता है? तो जो सर्वोच्च न्यायालय होता है वो न्यायाधीश होते हैं, उनकी संख्या में वृद्धि करने का अधिकार किसके पास होता है? तो ये अधिकार संसद के पास होता है। किसके पास? संसद के पास होता है। तो राइट आंसर ऑप्शन बी। अगला क्वेश्चन देखते हैं कि सर्वोच्च न्यायालय में लंबित मामलों के संदर्भ में निम्नलिखित में से किस प्रकार के मामले की संख्या सर्वाधिक है? जो सर्वोच्च न्यायालय में जो लंबित मामला है उसके संदर्भ में बोला है कि कौन सा मामला सबसे ज़्यादा सर्वाधिक है। तो याद रखिएगा कौन सा लंबित है, पेंडिंग है, तो याद रखिएगा वो कौन सा है बाबू? तो वो स्पेशल लीव पिटीशन का है। क्या है? स्पेशल लीव पिटीशन। राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? वो ऑप्शन ए हो जाएगा। जो लंबित मामलों में 85% इस मामला जो है वो स्पेशल लीव पिटीशन से है। ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं कि निम्नलिखित में से किसका संबंध लोकसभा द्वारा कार्यपालिका को दिया गया ब्लैंक चेक से है? बहुत अच्छा क्वेश्चन है। तो याद रखिएगा किसका संबंध लोकसभा द्वारा कार्यपालिका को दिया गया ब्लैंक चेक से है? तो याद रखिएगा ये किसका संबंध है बाबू? तो ये प्रत्यानुदान है। क्या है? प्रत्यानुदान। राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? वो ऑप्शन बी। अगला क्वेश्चन देखते हैं कि निम्नलिखित में से किसे राज्यसभा में पहले पेश नहीं किया जा सकता है? राज्यसभा में पहले पेश नहीं किया जा सकता है, यही बात बोल रहा है। तो याद रखिएगा इनमें से जो हो जाएगा यहाँ पे दिया जा सकता है संवैधानिक संशोधन, ये किया सकता है, सीएजी का रिपोर्ट किया सकते हैं, वार्षिक वित्तीय विवरण यानी ये बजट का बात कर रहा है। तो बजट पहले बाबू लोकसभा में पेश होता है, राज्यसभा में पहले पेश नहीं किया जा सकता है, ये बात कर रहा है। तो कौन नहीं किया जा सकता है? वो आपको ये नहीं कह सकता, वार्षिक वित्तीय विवरण। ठीक है। तो राइट आंसर जो हो जाएगा वो ऑप्शन सी होगा। अगला क्वेश्चन दिया हो कि भारतीय संविधान के निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद में विधान परिषद के उत्पादन और सृजन के संबंध में उपबंध है? तो विधान परिषद के सृजन के बाद किस आर्टिकल में किया गया है? तो याद रखिएगा आर्टिकल 169 में। कहाँ किया गया है? आर्टिकल 169 में आपको विधान परिषद के सृजन की बात किया गया। किसका? विधान परिषद के सृजन की बात। अगला क्वेश्चन देखते हैं कि निम्नलिखित में से कौन सी एक सबसे बड़ी संसदीय समिति है? सबसे बड़ी संसदीय समिति जो है वो प्राक्कलन समिति हो जाएगी, जो अस्थायी समिति होती है। इसमें बस लोकसभा से 30 सदस्य रहते हैं। ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन का कि भारत में संचित निधि से निधि निकालने के लिए निम्नलिखित में से किसका अनुमोदन अनिवार्य है? तो किसका अनुमोदन अनिवार्य है बाबू? तो ये भारत के राष्ट्रपति का। किनका बाबू? भारत के राष्ट्रपति, भारतीय संसद का, राष्ट्रपति का नहीं। क्या बोल रहा है? संचित निधि से धन निकालने के लिए किसका अनुमोदन? तो भारतीय संसद का अनुमोदन होना अनिवार्य है। तो राइट आंसर ऑप्शन बी होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं कि कोई भी नई अखिल भारतीय सेवा किसके द्वारा सृजित की जा सकती है? तो किसके द्वारा की जा सकती है ये क्वेश्चन है। तो राज्यसभा के किसी प्रस्ताव के द्वारा। ठीक है। राज्यसभा के किसी प्रस्ताव के द्वारा। तो अखिल भारतीय सेवा अगर संबंधित है ये राज्यसभा निकालती है आर्टिकल 312 के तहत। ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद में संसद के सदनों तथा इसके सदस्यों एवं समितियों की शक्तियों तथा विशेषाधिकार आदि का उल्लेख किया गया है? क्या बोल रहा है कि किस अनुच्छेद में संसद के सदनों तथा इसके सदस्यों और समितियों की शक्ति और विशेषाधिकार का उल्लेख किया गया है? तो याद रखिएगा आर्टिकल 105 में किया गया। किसमें? आर्टिकल 105 में। राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? वो ऑप्शन डी। अगला क्वेश्चन देखते हैं कि राज्य में धन विधेयक मनी बिल प्रस्तुत किया जा सकता है? तो जो राज्य का धन विधेयक है वो प्रस्तुत किया जा सकता है, ये क्वेश्चन दिया हुआ। तो याद रखिएगा ये आपको केवल विधानसभा में। कहाँ पे? केवल विधानसभा। राइट आंसर जो हो जाएगा वो ऑप्शन कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन सी हो जाएगा, क्योंकि राज्य का धन विधेयक सर्वप्रथम विधानसभा में ही रखा जाता है। ठीक है। और पुनः विधान परिषद में भेजता है और विधान परिषद 14 दिन के भीतर ही विधेयक को अपनी सिफारिश दे देना पड़ता है। ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन करें कि निम्नलिखित में से कौन सा विषय अवशिष्ट शक्तियों में शामिल है? अवशिष्ट शक्ति में कौन सा विषय शामिल है ये बात कर रहा है। तो याद रखिएगा कौन सा हो जाएगा यहाँ पे साइबर जो कानून है वो अवशिष्ट शक्ति है। तो राइट आंसर ऑप्शन डी बी। अगला क्वेश्चन है कि 1990 अंतर्राज्यीय परिषद की स्थापना निम्नलिखित की अनुशंसा पर किया गया था? तो अंतर्राज्यीय जो परिषद है इसकी स्थापना बोल रहा है कि किसकी अनुशंसा पर किया गया था? और ये 1990 में किया गया था। तो याद रखिएगा ये सरकारी आयोग के। किसके? सरकारी आयोग। राइट आंसर जो हो जाएगा वो ऑप्शन कौन सा हो जाएगा? वो ऑप्शन ई हो जाएगा। कौन सा? ऑप्शन ई। अगला अब हम लोग क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन दिया हुआ है अनुच्छेद और इधर संबंधित राज्य दिया हुआ है। ठीक है। अनुच्छेद 371 महाराष्ट्र, ये तो ठीक है। अनुच्छेद 371 का ए नागालैंड, ये भी ठीक है। फिर दिया अनुच्छेद 371 का बी असम, ये भी ठीक है। आंध्र प्रदेश।
आंध्र प्रदेश नहीं होगा, अनुच्छेद 371 का मणिपुर हो जाएगा, 71 का सी मणिपुर हो जाएगा। यहाँ पे लगभग सही सुमेलित करना है, तो यहाँ पे 1 2 3 ये सही है, तो राइट आंसर जो हो जाएगा वो ऑप्शन ई हो जाएगा। कौन? ऑप्शन ई हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं कि भारतीय संविधान की 6ठी अनुसूची में जनजाति क्षेत्रों के प्रशासन के लिए उपबंध अंतर्विष्ट है। निम्नलिखित राज्यों में से कौन सा राज्य इस सूची में अधीन है, ये बात कर रहा है, कौन सा राज्य अधीन है। तो याद रखिएगा इनमें से जो हो जाएगा वो आपको ऑप्शन ई यहाँ भी हो जाएगा। क्यों हो जाएगा? क्योंकि उसमें असम, मेघालय, त्रिपुरा और आपको मिजोरम की बात की गया है, मिजोरम के। तो राइट आंसर जो हो जाएगा वो ऑप्शन ई हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं कि भारत के संविधान के 9वें भाग में, किसमें? 9वें भाग के अधीन पंचायती राज्य व्यवस्था किन राज्यों में लागू नहीं होती है? किन राज्य में लागू नहीं होती है ये बात कर रहा है। तो याद रखिएगा किन राज्य में? नागालैंड, मेघालय और मिजोरम। कहाँ पे? नागालैंड, मेघालय, मिजोरम राज्य में पंचायती राज्य व्यवस्था लागू नहीं है। ठीक है, तो राइट आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन सी, नागालैंड, मेघालय और मिजोरम। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं कि स्थानीय निकायों के चुनाव में कौन संपन्न करवाता है? तो स्थानीय जो निकाय होता है उसका चुनाव संपन्न कौन करवाता है? तो उसका राज्य निर्वाचन आयोग। कौन कराता है? राज्य निर्वाचन आयोग। अगला क्वेश्चन देखते हैं, अगला क्वेश्चन है कि किसी राज्य की पंचायतों के निर्वाचन की तिथि की घोषणा कौन करता है? तो किसी भी राज्य के जो पंचायत होते हैं उसके निर्वाचन की घोषणा कौन करता है? तो ये भी राज्य निर्वाचन आयोग करेगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं कि राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष और सदस्यों की नियुक्ति किसके द्वारा होता है? तो राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष एवं सदस्यों की नियुक्ति किसके द्वारा किया जाता है? तो ये आपको किया जाता है किसके द्वारा बाबू? तो ये आपको किया जाएगा, इसके प्रयोजक हेतु विहित समिति परामर्श पर राष्ट्रपति द्वारा किया जाता है। ठीक है, तो राइट आंसर जो हो जाएगा वो ऑप्शन सी होगा। अगला क्वेश्चन जो आज का अंतिम क्वेश्चन है कि राष्ट्रीय महिला आयोग किसके जरिए बनाया गया था? तो राष्ट्रीय महिला आयोग किसके जरिए बनाया गया था? तो याद रखिएगा ये आपको बनाया गया था संसद द्वारा पारित अधिनियम से। किससे? संसद द्वारा पारित अधिनियम से बनाया गया था। तो राइट आंसर ऑप्शन सी। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं हम आपको अगले वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।